बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का ये लास्ट वीडियो है। मैंने 4 वीडियो पहले बनाया है और 25 क्वेश्चन थे उसमें। ये अब मैं 5 क्वेश्चन और डाल रहा हूँ इसमें। ये लास्ट वीडियो सेक्शन है इसका। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। क्वेश्चन ये है कि मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग आर्टरीज। हम जानते हैं आर्टरीज, आर्टरियोल्स, मेटा आर्टरियोल्स, कैपिलरी, वेन्यूल्स, वेन्स, ये सब आपके डिफरेंट तरह के ब्लड वेसल्स हैं। तो कुछ ये कई सारे इसमें देखो स्टेटमेंट लिखे गए। फर्स्ट लिखा हुआ है, इट ऑफर लिटिल रेजिस्टेंस टू ब्लड फ्लो, इट act as pressure reservoir to provide the driving force for blood when the heart is relaxing. Arterial connective tissue consists of collagen fibers and elastin fibers, and blood flows more slowly in it than elsewhere in the circulatory system. ये 4 स्टेटमेंट हैं और हमें ये बताना है कि इसमें से क्या करेक्ट है आर्टरी के लिए। तो ये तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो आर्टरी होता है, जब इसमें ब्लड सडनली पंप होता है हार्ट बीट की वजह से, हार्ट के एक्शन की वजह से, तो हमारे जो आर्टरीज का वॉल है वो स्ट्रेच करता है। ये पहले यहाँ था, अब मान लो ये ऊपर की तरफ आ गया, स्ट्रेच हो गया। देखो इसका डायमीटर बढ़ जाता है। तो ये उस ब्लड को एकोमोडेट करेगा और ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल, इसी तरह से ब्लड प्रेशर भी हमारा कंट्रोल हो जाता है क्योंकि इसका वॉल इलास्टिक है इसमें। और देखो ये लिखा हुआ है कि यहाँ कोलेजन फाइबर्स भी होते हैं ताकि वो रप्चर ना करे, स्ट्रेंथ बना रहे उसका, और इलास्टिक फाइबर भी वहां पे होता है ताकि वो एक्सपेंड करे। तो इलास्टिन प्रोटीन्स भी हैं वहां पे, कोलेजन का पार्ट भी होता है और दोनों जरूरी होता है। और जब ये देखो, तो जब आपका, जैसे कहते हैं, जब आपका सिस्टोलिक प्रेशर है, जब आपके वेंट्रिकल्स में सिस्टोल होता है तो ब्लड आर्टरी में पंप होता है। और जब आप रिलैक्सिंग फेज में हमारा हार्ट होता है तो ये एक इलास्टिक रिकॉइल प्रोसेस है। इलास्टिक रिकॉइल प्रोसेस है, इसका मतलब ये है कि अब आपका आर्टरी अपने नॉर्मल पोजीशन पे आ रहा है, उसके बावजूद भी हमारे आर्टरी का अपना एक प्रेशर बना रहता है और वो रिलैक्सिंग फेज में भी आपके ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई करता रहता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी रिलैक्सिंग फेज में आपके ऑर्गन्स को ब्लड नहीं मिल रहा। इलास्टिक रिकॉइल की वजह से भी, जो हमारा डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं आप एक्चुअली, तो डायस्टोलिक प्रेशर भी, आप जो प्रेशर आप बताते हो कि प्रेशर का वैल्यू आप लिखते हैं कि नॉर्मली 120/80 लिखा जाता है, ये सिस्टोलिक प्रेशर है और ये हमारा डायस्टोलिक प्रेशर होता है। और इसके डिफरेंस को पल्स प्रेशर कहते हैं, दैट इज 40, है ना। तो जो एक ब्लड फ्लो का जो एक मैकेनिज्म है वो कंटिन्यूस बना रहता है, चाहे वो सिस्टोलिक प्रेशर की बात, हाँ सिस्टोलिक प्रेशर में ये ज्यादा है, डायस्टोलिक में कम हो जाएगा, बट ब्लड फ्लो कंटिन्यूसली मेंटेन रहता है आपके ब्लड वेसल्स में। तो ये एक प्रेशर रिजर्वायर की तरह वर्क करता है। और जानते हैं कि इलास्टिक रिकॉइल प्रोसेस होता है डायस्टोलिक फेज के टाइम पे। हार्ट तो ब्लड पंप नहीं कर रहा डायस्टोलिक फेज में, लेकिन स्टिल हमारे आर्टरी में ब्लड फ्लो होता रहता है, ठीक है। तो और ऑब्वियसली बात है, रेजिस्टेंस ज्यादा क्रिएट नहीं करेगा क्योंकि ये एक्सपेंडेबल होता है इसका वॉल। ये बात भी सही लिखा हुआ है, इट एक्ट एज प्रेशर रिजर्वायर टू प्रोवाइड द ड्राइविंग फोर्स फॉर ब्लड व्हेन द हार्ट इज रिलैक्सिंग। दैट्स ट्रू, हार्ट रिलैक्स कर रहा है, हार्ट डायस्टोल के फेज में है, स्टिल जो इलास्टिक रिकॉइल मैकेनिज्म होता है वो एक कॉन्टिन्यूअस प्रेशर को मेंटेन रखता है, जो जरूरी होता है आपके ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई करने के लिए। तो ये बात सही है और ये बात तो सही है ही। अब याद रखिएगा कि जैसे आप बात करते हैं आर्टरीज का, आर्टरियोल्स का, है ना, कैपिलरी का, वेन्यूल्स का, वेन्स का, वेन्स, वेन्यूल्स, कैपिलरी, आर्टरियोल्स, आर्टरी। तो कैपिलरी का सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है, कैपिलरी का ब्रांचेस बहुत ज्यादा होता है ना। और कैपिलरी एक तरह का एक्सचेंज वेसल है। आप जानते हैं कि जो हमारा आर्टरियोल्स होता है, जो हमारा वेन्यूल्स होता है, जो हमारे वेन्स होते हैं ना, मतलब आर्टरियोल्स, कैपिलरी और वेन्यूल्स, अगर मैं तीनों की बात करूं,
ये तीनों डिस्ट्रीब्यूशन हमारे ऑर्गन्स के अंदर है, हमारे टिश्यूज के अंदर होता है। आर्ट्रियोल्स भी, कैपिलरी भी और वेन्यूल्स भी। इनके सर्कुलेशन को माइक्रो सर्कुलेशन भी कहा जाता है। इन तीनों के सर्कुलेशन को माइक्रो सर्कुलेशन भी कहते हैं। और कैपिलरी का काम एक्सचेंज में आता है। कैपिलरी को एक्सचेंज ब्लड वेसल्स कहते हैं। तो कैपिलरी में ब्लड फ्लो सबसे स्लो होगा। देखो, वॉल्यूम तो वही होगा जो आपके आर्टरियोल से पास कर रहा है। अगर आपके आर्टरियोल से, अगर हमारे पास मान लो 100 आर्टरियोल्स हैं टोटल मान लिया जाए, और उसमें 5 लीटर ब्लड फ्लो कर रहा है, और कैपिलरी 1000 हो जाए, तो उससे भी तो 5 लीटर ही ब्लड फ्लो करेगा। लेकिन हर कैपिलरी में जो ब्लड फ्लो का रेट है वो क्या होगा, वो कम रहता है। उसको एक्सचेंज ब्लड वेसल्स कहते हैं। तो मिनिमम अगर पूछा जाए कि ब्लड फ्लो का रेट कहां मिलेगा आपको, वो कैपिलरी में होता है। सबसे स्लो जो ब्लड फ्लो कर रहा है, जो रेट ऑफ ब्लड फ्लो होता है, वो सबसे कम कहां पे होगा, वो आपकी कैपिलरी में होता है, ना कि आपके आर्टरी में। क्लियर? तो स्लोएस्ट अगर पूछे जाए ब्लड फ्लो कहां हो रहा है, कौन से ब्लड वेसल्स में, वो हमारा कैपिलरी है, जिसे हम एक्सचेंज ब्लड वेसल्स कहते हैं। क्योंकि कैपिलरी को एक्सचेंज करना है अपने न्यूट्रिएंट्स को, अपने गैसेस को, किसके साथ, आपके टिश्यू फ्लूइड के साथ। तो उसको तो स्लो ही वहां मूव करना होगा। तो फ्लो एंड रेट ऑफ ब्लड फ्लो ये अलग चीज होता है। देखो, फ्लो तो जितना आर्टरी में है, उसके ब्रांचेज आर्टरियोल्स में उतना ही होना है, उसके कई सारे ब्रांच कैपिलरी वो भी इतना ही होना है, तो फ्लो तो बराबर ही होगा ना। लेकिन जो उसमें रेट होता है फ्लो का, वो अलग अलग होता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, देखिए, दैट इज रॉन्ग। तो अगर पूछा जाए कि इसका सही आंसर क्या है, तो इसका सही आंसर है 1, 2 एंड 3। क्लियर? तो याद रखिएगा, सबसे स्लो ब्लड कहाँ होता है, आपके फ्लो, ब्लड फ्लो का रेट सबसे स्लो कहाँ होता है, इट इज इन कैपिलरी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाइपरटेंशन कैन रिजल्ट इन, तो आपको ब्लड प्रेशर पता है, सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर, इसको पल्स, उसके डिफरेंस को पल्स प्रेशर कहते हैं। 120/80 होता है। अगर आपका ब्लड प्रेशर जो है, देखिए ऐसे, अगर 140/90 से ये बीपी, आपका ब्लड प्रेशर ऊपर जा रहा है, तो ये एक हाइपरटेंशन का केस होता है, हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। और अगर ये मान लो 100/60 से अगर नीचे जा रहा है ब्लड प्रेशर आपका, सिस्टोलिक डायस्टोलिक दोनों, तो ये हमारा हाइपोटेंशन का एक इंडिकेटर होता है। हाई ब्लड प्रेशर एंड लो ब्लड प्रेशर कहते हैं। और हाइपरटेंशन एक तरह का एक साइलेंट किलर की तरह एक्ट करता है। हाइपरटेंशन इज नॉट गुड, इवन हाइपोटेंशन भी ठीक नहीं है, बट हाइपरटेंशन इन रेस्पेक्टिवली देखा जाए तो ज्यादा ही डेंजरस है इन रेस्पेक्ट टू लो ब्लड प्रेशर। तो अगर कॉन्टिन्यूअस हमारा ब्लड प्रेशर 140/90 के ऊपर जा रहा है, तो ये एक हाइपरटेंशन है। एडल्ट की बात मैं बता रहा हूं आपको, ओल्ड एज में तो प्रेशर इतना रहता ही है। एडल्ट के बॉडी में अगर ये प्रेशर सस्टेन कर रहा है लंबे समय तक, ये हाइपरटेंशन का कारण है, हाइपरटेंशन का इंडिकेटर है ये। और अगर हाइपरटेंशन होगा तो क्या क्या चीजें हो सकती हैं, आप समझिए इसको। अब यहाँ पर देखिए, तो ये तो आपको पता है कि ये सिस्टोलिक प्रेशर है, ये हमारा डायस्टोलिक प्रेशर है, और पल्स प्रेशर कहते हैं, ये सिस्टोलिक प्रेशर माइनस डायस्टोलिक प्रेशर होता है ना। तो ये सब चीजें तो पता है आपको। इसमें एक और चीज मैं बता दूं आपको, एक और टर्म याद रखिएगा, एक होता है मीन आर्टेरियल प्रेशर, और इसका जो वैल्यू है वो डायस्टोलिक प्रेशर प्लस 1/3 ऑफ पल्स प्रेशर कहता है। तो आप देखिए इसमें, अब आप इसको ऐसे निकाल सकते हैं कि मीन आर्टेरियल प्रेशर क्या है, वो इस फॉर्मूला से निकल जाएगा। तो डायस्टोलिक प्रेशर प्लस 1/3 ऑफ पल्स प्रेशर कहता है। अब चलिए आप देखते हैं कि हाइपरटेंशन की वजह से क्या क्या चीजें हो सकती हैं।
तो देखो, जैसे मान लो ये हमारा हार्ट है ऐसे, और इससे लगा हुआ ये हमारा एक आर्टरी है ऐसे मान लो। अब आपके आर्टरी ने रेजिस्टेंस ज्यादा क्रिएट किया और ब्लड फ्लो अब आगे हो नहीं पा रहा। ये हाइपरटेंशन की वजह से हाई ब्लड प्रेशर होगा ना, देखो यहाँ पर देखिए, तो हाइपरटेंशन है। तो अब क्या होगा, देखो कि ये जो ब्लड है वो आगे अब मूव कर नहीं पा रहा। तो होता क्या है कि अब जो आपका वेनस रिटर्न है, देखिए अगर यहां से ब्लड निकलेगा ही नहीं प्रॉपर, तो आपके पल्मोनरी वेन्स में, आपके वेना केवा में, सुपीरियर वेना केवा में क्या होगा बताओ, इसमें ब्लड यहां पे एक्यूमुलेट करता है, और इसी को कहते हैं कंजेशन। जो लिखा कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की बात आप कर रहे हो, है ना। अब क्या होगा कि जो अब समझिए आप कि अगर अब आपके हार्ट के अंदर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सप्लाई है वो भी डिस्टर्ब हो रहा है आपके, मतलब लंग्स में भी कंजेशन तो आएगा ना, कि अब पल्मोनरी वेन्स आपका ब्लॉक हो चुका होता है, समझ में आ रहा है। तो इसकी वजह से आप इसको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का कारण भी मान सकते हैं। हाइपरटेंशन की वजह से कंजेस्टिव, कंजेशन का मतलब होता है क्या बताओ, कि आपके वेन्स में ब्लड एक्यूमुलेट कर रहा है, क्योंकि हार्ट खाली नहीं हो पा रहा, है ना। तो ये एक कंजेस्टिव हार्ट। अब देखो, अगर अब ब्लड अगर आपके हार्ट में आएगा ही नहीं तो वो पंप कैसे करेगा फिर वो, और आगे का पार्ट पता है आपको कि आगे का रास्ता ब्लॉक पड़ा है आपका, आर्टरीज में ब्लड आगे फ्लो हो नहीं रहा है, तो आपके ऑर्गन्स के पास ब्लड सप्लाई पहुंच नहीं पा रहा। तो आपका जो सिस्टोलिक प्रेशर है, आपका जो सिस्टोलिक वॉल्यूम है, आपका जो स्ट्रोक वॉल्यूम है, वो काफी हद तक कम हो जाता है, और ये हमारा कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का कारण बनता है। तो कंजेस्टिव का जो वर्ड यूज करते हैं, ये कंजेशन ऑफ वेन्स है, और वो वेन्स जो आपके इंफीरियर वेना केवा की बात करें, सुपीरियर वेना की बात करें, इवन पल्मोनरी वेन्स की बात करें, तो लंग आपने पढ़ा होगा कि हार्ट फेलियर में लंग्स कंजेशन होता है, हार्ट फेलियर में लंग्स कंजेशन होता है, यस, क्योंकि अब लंग्स में ब्लड वहीं एक्यूमुलेट कर रहा है आपके, मतलब लंग्स के अंदर भी तो ब्लड एक्यूमुलेट करेगा, तो लंग्स कंजेशन भी होता है, तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी होगा। और हार्ट अटैक जानते हैं आप कि अब आपके हार्ट के अंदर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सप्लाई है, क्योंकि कोरोनरी आर्टरी वगैरह जो होता है वो भी तो आर्टरी का एक पार्ट है, जो आपका आप जानते हैं जो हमारा असेंडिंग एयोर्टा होता है, उसी असेंडिंग एयोर्टा के ब्रांचेज होते हैं, जो राइट कोरोनरी आर्टरी और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी होता है, और यही कोरोनरी आर्टरी ब्लड सप्लाई करता है आपके हार्ट के मसल्स को। तो अगर उस आर्टरी में अब ब्लड फ्लो वहां से हो नहीं रहा है, आपके हार्ट को प्रॉपर ब्लड सप्लाई मिल नहीं रहा है, तो हार्ट के मसल्स का क्या होगा बताओ, वो उसका डेथ होना स्टार्ट हो जाएगा, फिर वो टिश्यूज काम नहीं करेंगे, कार्डियक मसल्स हमारा मर जाएगा, और इसकी वजह से हार्ट अटैक भी हो सकता है। तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी है, हार्ट अटैक भी है, और आप जानते हो कि अगर हाइपरटेंशन होगा, और ये हाइपरटेंशन अगर मान लो आपके ब्रेन के कैपिलरीज में, अगर ब्रेन के आर्टरीज में ये कहीं कंजेशन अगर हुआ है, कंजेशन तो कहीं भी हो सकता है ना, तो अगर आपके ब्रेन के कैपिलरीज में, ब्रेन के ब्लड वेसल्स में अगर कंजेशन हो रहा है, आपका ब्लड वेसल नैरो हो रहा है और वहां का ब्लड प्रेशर शूट अप कर रहा है, तो इससे स्ट्रोक आ सकता है। तो स्ट्रोक्स भी हो सकता है, इससे ब्रेन का जो आपका कैपिलरी वगैरह वो रप्चर कर सकता है, यहाँ पर ब्रेन के ब्लड वेसल रप्चर कर सकते हैं। तो हाइपरटेंशन की वजह से बहुत कुछ हो सकता है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी है, हार्ट अटैक भी है, स्ट्रोक्स भी हो सकते हैं, एंड दैट्स व्हाई द आंसर इज ऑल ऑफ दीस। तो याद रखिएगा, हाइपरटेंशन एक साइलेंट किलर की तरह होता है ना, और इसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। अब ये भी याद रखिएगा कि हाइपरटेंशन के कई सारे कारण हो सकते हैं, प्राइमरी होता है, सेकेंडरी हाइपरटेंशन कहते हैं। मोस्टली कहा जाता है, देखो 10% केस नोन केसेस होते हैं जिसमें आप एथेरोस्क्लेरोसिस वगैरह की बात करते हैं,
वो सेकेंडरी हाइपरटेंशन है। 90% हाइपरटेंशन तो ऐसे हैं जिसके कारण बहुत ज्यादा नोन नहीं होते। हाँ, ओबेसिटी है, जेनेटिक फैक्टर्स भी होते हैं, है ना। तो मोस्ट ऑफ द जो हार्ट अटैक की बात करें अगर, जो अननोन कारण से हो रहा है वो प्राइमरी वाला पार्ट है। नोन जो होता है वो तो 10% ही है, जिसको आप सेकेंडरी हाइपरटेंशन कहते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है। और याद रखिएगा, लो ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 एंड 29। 20 क्वेश्चन है कि हार्ट फेलियर रिजल्ट्स इन, अगर हार्ट फेल होता है तो इसके कारण क्या क्या चीजें हो सकती हैं। आपको पता है कि हार्ट फेलियर होता क्या है एक्चुअली? हार्ट फेलियर इज समथिंग कॉल्ड लो लो ejection of or low pumping of या less pumping of blood by the ventricles into the respective aortas and arteries, है ना। तो कहते हैं अगर हार्ट के मसल्स वीक हो जाएं, हार्ट के मसल्स वीक हो जाएं और हार्ट अपने पूरे स्ट्रेंथ पे कॉन्ट्रैक्शन अगर ना करे, हार्ट के जो वेंट्रिकुलर चैम्बर होता है, तो ब्लड जितना पंप होना चाहिए उतना पंप नहीं होगा। एंड दिस इज द केस ऑफ हार्ट फेलियर, कि आपके ऑर्गन्स में, आपके बॉडी पार्ट्स में जो ब्लड सप्लाई है वो काफी कम हो जाता है, आपका ब्लड प्रेशर काफी कम हो जाता है डिफरेंट डिफरेंट मतलब अलग अलग बॉडी ऑर्गन्स के ब्लड वेसल्स में, और इसकी वजह से डेथ भी होता है। तो हार्ट फेलियर आपको समझ में आ गया कि ब्लड पंपिंग कम हो गया है हार्ट से। तो क्या क्या चीजें हो सकती हैं, लिखा है पल्मोनरी एडिमा, कंजेशन ऑफ वेनस सिस्टम, kidney retain more salt and water during urine formation, reduced arterial oxygenation and acidosis of blood। थोड़ा सा ये टिपिकल क्वेश्चन है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए इन चीजों का। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है एक्चुअली यहाँ पर, अगर इसको ठीक से समझ लें तो देखो, अगर आप ये कह रहे हैं कि ये सपोज करो आपका हार्ट है और इसमें ये हमारा मान लो ये वेंट्रिकल्स के चैम्बर हैं, अब ब्लड यहाँ पर अवेलेबल है मान लो है, और ये अब प्रॉपर इसमें इजेक्ट नहीं हो रहा, मतलब हार्ट आपका प्रॉपर खाली नहीं हो रहा, हार्ट का जो पंपिंग एक्शन है वो कम हो गया है, तो इसे क्या होगा? मैंने पहले भी कहा था कि अब आपके जो हार्ट के अंदर, हार्ट की तरफ जो ब्लड वेसल्स आ रहा है, जो हमारे वेन्स होते हैं, वेना केवा वगैरह जो होता है, या जो पल्मोनरी वेन्स होते हैं, अब इसमें ब्लड एक्यूमुलेट करने लगता है, कंजेशन होता है आपके वेन्स में, है ना। और अगर कंजेशन होगा आपके वेन्स में, अगर पल्मोनरी वेन्स में ब्लड एक्यूमुलेट करेगा तो लंग्स में भी फ्लूइड एक्यूमुलेट करेगा, तो लंग्स के अंदर जो फ्लूइड ब्लड वगैरह का वहां पे एक्यूमुलेशन होता है, तो इससे पल्मोनरी एडिमा का केस बनता है। और ब्लड वहां अगर एक्यूमुलेट करने लगा लंबे समय तक, तो ऑक्सीजनेशन का पार्ट भी क्या होगा आपका, कम हो जाएगा। तो ऑक्सीजन का जो आपका इंटेक है आपके ब्लड में वो भी कम होगा, और आप प्रॉपर गैस तो एक्सचेंज भी नहीं कर सकते। तो जो सेल्स आपका CO2 बना रहा है, वो CO2 भी आपके ब्लड में क्या होगा, इंक्रीज करेगा, क्योंकि आपका एक्सचेंज का पार्ट डिक्रीज कर गया है। तो ब्लड बिकम मोर एसिडिक बिकॉज ऑफ इंक्रीज लेवल ऑफ CO2 इन द ब्लड, और ऑक्सीजन का सप्लाई कम हो गया। देखो, तो ऑक्सीजन कम हो गया, CO2 बढ़ गया, तो ब्लड बिकम मोर एसिडिक, एंड दिस इज तो एसिडोसिस ऑफ ब्लड कहते हैं। देखो, और देखिए, अब अगर आपके आर्टरीज में, अगर आपके मतलब ब्लड वेसल्स में अगर ब्लड ठीक से नहीं पहुंच रहा, तो आपका वहां का ब्लड प्रेशर घटेगा, और ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। तो किडनी एक, आप जानते हैं, एक ऐसा ऑर्गन है जो ब्लड प्रेशर को अपने लेवल पे मेंटेन करने की कोशिश करता है। और किडनी का काम क्या है, ये क्या करेगा, ये ब्लड वॉल्यूम को बढ़ाने लगता है, मतलब ये सॉल्ट को, वाटर को क्या करेगा बताओ, रिटेन करेगा। तो एक तो हार्ट फेलियर का केस है, ये सब सेकेंडरी प्रॉब्लम और बढ़ जाता है कि आप अपने ब्लड में ज्यादा रिटेन करने लगते हैं सॉल्ट को और फ्लूइड को। ये किडनी का एक कंपनसेटरी मैकेनिज्म है, ऑल्दो ये किडनी कंपनसेट करने के लिए कर रहा है, लेकिन ये आपके आपके हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। तो यूरिन फॉर्मेशन के समय क्या हो रहा है कि हम ज्यादा सॉल्ट और ज्यादा वाटर बॉडी में रिटेन कर रहे हैं, क्योंकि आपका ब्लड प्रेशर घटता जा रहा है।
और किडनी को जब ये पता लगता है कि ब्लड प्रेशर कम, या किडनी को ऐसा मैसेज पास होता है कि ब्लड प्रेशर कम हो रहा है, तो किडनी अपने तरीके से ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना चाहता है। और ये कैसे करेगा? ये रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है, सॉल्ट को, वाटर को, जो और ज्यादा टेंशन, जो वो और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है हार्ट फेलियर के केस में। तो देखो क्या क्या सही है, क्या गलत है। तो इडिमा तो होता है, दैट्स राइट। कंजेशन ऑफ वेनस सिस्टम, ये भी होता है, वेन्स में ब्लड जमा होने लगता है। किडनी रिटेंशन की बात भी सही है। रिड्यूस्ड आर्टेरियल ऑक्सीजनेशन, ये बात भी सही है कि आपका जो ऑक्सीजनेशन का पार्ट, एक्सचेंज जो होता है लंग्स में, वो कम हो जाएगा। और CO2 रिटेन करता है ब्लड में, तो ब्लड बिकम मोर एसिडिक। तो सारे स्टेटमेंट सही हैं इफ यू टॉक अबाउट द symptoms of or the results of heart failure, and that's why the answer is A. ठीक है। अब चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से क्या क्या सही लिखा गया है, देखिए। फर्स्ट लिखा देखो, मैं कंजेशन ऑफ लंग्स कॉजेज हार्ट फेलियर, कोरोनरी आर्टरी डिजीज रेस्ट्रिक्ट द फ्लो ऑफ ब्लड इन हार्ट टिश्यूज, angina pectoris is due to no enough supply of oxygen to heart muscle, and coronary artery disease results in heart attack। क्या लगता है इसका आंसर क्या होगा? अरे बताओ, जैसे ये हमने फर्स्ट लिखा है कंजेशन ऑफ लंग्स कॉजेज हार्ट फेलियर, ये उल्टा लिखा हुआ है। हार्ट फेलियर की वजह से लंग्स में कंजेशन होता है, लंग्स के कंजेशन की वजह से हार्ट फेलियर नहीं होता। तो कंजेशन ऑफ लंग्स इज ड्यू टू हार्ट फेलियर। लंग्स में कंजेशन की वजह से हार्ट फेलियर नहीं होगा। समझ में आ गया? तो ये स्टेटमेंट गलत है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज, आप जानते हैं जो एथेरोस्क्लेरोसिस वगैरह का जो पार्ट है, कि आपके मतलब ये सपोज करो ये हमारा हार्ट है ऐसे, और ये सपोज करो ये हार्ट का कोरोनरी आर्टरी है, ये हमारा कोरोनरी आर्टरी है, ये राइट कोरोनरी आर्टरी भी होता है, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी भी होता है। और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी ज्यादा 90% हार्ट के मसल्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करता है। तो इसका जो अगर ब्लॉकेज यहाँ पे आ गया, और अब जानते हो कि कंजेशन, आप जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज कहते हैं, इसमें होता क्या है कि इसमें इस तरह का कुछ देखो ऐसा कुछ ब्लॉकेज बनता है, देखो ऐसा। अब इसमें कोलेजन भी होता है, इसमें फैट का पार्ट भी होता है, बहुत सारा चीज है जो कि आपके कोरोनरी आर्टरी को ब्लॉक करता है। देखो ऐसा ब्लॉकेज तो कहीं भी हो सकता है, किसी भी आर्टरी में हो सकता है, लेकिन ब्रेन के और हार्ट के जो आर्टरी होते हैं, यहाँ पर इन चीजों के डिपोजिशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। कोलेजन के साथ साथ वहां फैट एक्यूमुलेट करता है, कुछ कैल्शियम भी प्रेसिपिटेट कर जाता है वहां पर, और उसके लिए आप टर्म यूज करते हैं, क्या मैं पढ़ा हुआ टर्म एथेरोस्क्लेरोसिस कहा जाता है। तो अब क्या होगा, देखो अब यहां अगर ये जमा हो गया, तो ऑब्वियस बात है कि इसके सराउंडिंग पार्ट में जो हार्ट के टिश्यूज होंगे, उसमें अब ब्लड का सप्लाई रुकेगा। तो इसको कोरोनरी आर्टरी डिजीज कहते हैं, जो एक तरह से अब आपके ब्लड वेसल्स के उस आर्टरी को, या हार्ट के उस आर्टरी को ये रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, उसको ये ब्लॉक कर रहा है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करता है मोस्ट ऑफ द हार्ट मसल्स को। तो यस, अगर ये यहाँ पे अगर ये एथेरोस्क्लेरोसिस हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये रेस्ट्रिक्ट करेगा ब्लड के फ्लो को आपके हार्ट के टिश्यूज में। तो ये बात सही लिखा गया है। हम कह सकते हैं ये जो सीडी होता है, ये मदर कॉज कह सकते हैं आप, ये रूट कॉज कह सकते हैं हर तरह के प्रॉब्लम का। हार्ट फेलियर हो, हार्ट अटैक हो, बहुत सारे चीजें इससे लिंक्ड हैं एक्चुअली। और देखो सब कुछ हार्ट का जो अगर देखा जाए, तो हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक होता तो अलग अलग चीज है, बट ये चीजें काफी हद तक इंटरलिंक्ड हैं। कोरोनरी आर्टरी डिजीज की बात करें, और कोरोनरी आर्टरी डिजीज आप कह सकते हैं ये सबके रूट कॉज में होता है। कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन है, कोलेजन का डिपोजिशन है, कैल्शियम का डिपोजिशन है, और ये धीरे धीरे आपके आर्टरी के लुमेन को नैरो कर देता है।
तो ब्लड आगे फ्लो होगा नहीं प्रॉपर। समझ में आ गया? तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज रेस्ट्रिक्ट द फ्लो ऑफ ब्लड इन हार्ट टिश्यू, दैट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। और अगर मान लो with angina, angina is called chest pain, angina pectoris is called chest pain, कि अगर आपका मान लो अब ब्लड का प्रॉपर फ्लो नहीं हो रहा है हार्ट के मसल्स को, और कभी आप अगर स्ट्रेनियस वर्क कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, या फिर आप कोई स्ट्रेस वाले कंडीशंस में हैं, और हार्ट को उस समय ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है, लेकिन वो उसे ऑक्सीजन मिल नहीं पा रहा है प्रॉपर, क्योंकि रास्ता आपका ब्लॉक्ड है, तो उस समय आपका डिमांड ज्यादा है और उसको उतना ऑक्सीजन सप्लाई हो नहीं पा रहा, तो ये चेस्ट पेन की तरह नजर आता है। या चेस्ट पेन इसमें अपियर होता है जो आपके स्टर्नम के नीचे की तरफ और लेफ्ट जो आपका हैंड का पार्ट है, वहां पर ये पेन आप फील करेंगे इसको। तो चेस्ट पेन इज द अनदर टर्म कॉल्ड एंजाइना, और ये तब होता है जब जितनी जरूरत है आपके हार्ट के मसल्स को ड्यूरिंग सम काइंड ऑफ स्ट्रेस और एक्सरसाइज, और ज्यादा आप वर्क कर रहे हैं, जब वर्क ज्यादा कर रहे हैं और उसको ऑक्सीजन मिल नहीं रहा आपके हार्ट के मसल्स को, तो चेस्ट पेन क्रिएट होता है और उसे कहते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। और मैंने कहा कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज रिजल्ट्स इन हार्ट अटैक, यस। अब अगर मान लो आपका लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी ही है और उसी का पार्ट अगर ब्लॉक हो जाए, ऐसे मान लो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी का ये पार्ट है, वैसे है ना, अब इसके ये ब्रांचेज हैं, मान लीजिए दोनों से ब्लड सप्लाई हो रहा है। अगर मान लो एक ब्लॉक यहां पे आ जाए, ये हमारा मान लो ये क्या है, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की बात कर रहे हैं, और इसके ब्रांचेज हैं, इसके ये ब्रांचेज हैं, मान लो एक ब्लॉक यहीं पे आ जाए, या यहां पे ब्लॉक नहीं है, ब्लॉक यहां पर है, तो ब्लड इधर से तो पास हो जाएगा। लेकिन आपने अगर यहीं पे ब्लॉक हो गया, तब तो ब्लड पूरा ही नहीं पहुंचेगा आपके हार्ट के मसल्स के पास, टिश्यूज के पास, और ये एक सीवियर हार्ट अटैक का कारण बन सकता है। समझ में आ रहा है? तो कौन सा आर्टरी ब्लॉक हुआ है, ये बहुत जरूरी होता है कि आप सर्वाइव करेंगे या नहीं करेंगे ड्यूरिंग द हार्ट अटैक। माइनर आर्टरी ब्लॉक हुआ है तो दिक्कत नहीं होगी ज्यादा, वो आपको इंडिकेशन में मिल जाएगा उस चीज का। बट अगर मेजर आर्टरी ब्लॉक हो गया, लाइक लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी ही ब्लॉक हो गया एक मेन प्लेस पे, यहीं पे पूरा डिपॉजिट हो गया है, देखो प्लैक, तो ये सीवियर हार्ट अटैक है जिसमें इंस्टेंट आदमी का डेथ भी होता है। ठीक है? और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी याद रखिएगा, 90% जो आपके हार्ट के मसल्स को ऑक्सीजन सप्लाई होता है, ये लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी के ब्लड के थ्रू ही होता है। समझ में आ गया? तो इसका आंसर क्या होगा बताओ? फर्स्ट गलत है, बाकी स्टेटमेंट सही सही लिखा हुआ है, ये भी सही है, ये भी सही है, एंड दैट्स व्हाई द आंसर इज बी। ठीक है? तो याद रखिएगा, हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, हार्ट ब्लॉक जो कंडक्शन सिस्टम की वजह से होता है, हार्ट अरेस्ट कहते हैं जब पूरा का पूरा आपका इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हार्ट का बंद हो जाता है, उसको हार्ट अरेस्ट कहते हैं। कार्डियक अरेस्ट भी कहा जाता है उसको। स्ट्रोक तब कहते हैं जब आपके ब्रेन के अंदर प्रेशर बढ़ा और ब्रेन के ब्लड वेसल्स वगैरह अगर रप्चर हो जाए तो स्ट्रोक्स उससे आता है। ठीक है? चलिए एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं अभी। ये बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का लास्ट क्वेश्चन है एमसीक्यू सीरीज का, और ये वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पहले आया हुआ है। और क्वेश्चन ये है कि ब्लड प्रेशर इन द पल्मोनरी आर्टरी इज मोर देन दैट इन द पल्मोनरी वेन, लेस दैट इन द वेना cava, सेम एज दैट इन द aorta, एंड मोर देन दैट इन द कैरोटिड आर्टरी। कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को? तो चलो इसके पहले आप थोड़ा सा एक डायग्राम में बना दूं आपको। देखिए, सपोज करो ये हमारा, मान लो ये हमारे हार्ट के 4 अलग अलग चैम्बर्स हैं, राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। इधर मान लो ये हमारा लंग्स का पार्ट है ऐसे, और इधर ये मान लीजिए हमारे बॉडी पार्ट्स हैं, ये बॉडी पार्ट्स। और आपको ये पता है कि जो ब्लड इसमें आ रहा है ये हमारा पल्मोनरी वेन होता है, और जो ब्लड हमारे लंग्स में जा रहा है ये हमारा पल्मोनरी आर्टरी होता है।
और आप ये भी जानते हैं कि जो ब्लड इसमें आ रहा है इसके थ्रू, मतलब बॉडी पार्ट से, ये हमारा वेना केवा होता है ना। और जो ब्लड इसमें आ रहा है ये हमारे मेन आयोटा के पार्ट्स होते हैं, जो लेफ्ट वेंट्रिकल से आ रहा है। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया इसमें कि जो ब्लड इसमें फ्लो कर रहा है आपके पल्मोनरी आर्टरी में, और इस ब्लड का जो ब्लड प्रेशर है पल्मोनरी आर्टरी में, देखो जो राइट वेंट्रिकल से कहां जा रहा है आपके लंग्स में, इसमें जो ब्लड फ्लो कर रहा है, इस ब्लड का जो ब्लड प्रेशर है वो किससे ज्यादा किससे कम है, यही है ना क्वेश्चन। देखिए तो फर्स्ट क्या लिखा हुआ है, मोर देन दैट इन द पल्मोनरी वेन्स। अब देखो पल्मोनरी वेन्स वो होता है जो ब्लड को आपके लंग से कहां पे लेके आता है, लेफ्ट एट्रियम में। तो आप देखिए कि ये कैसे हो सकता है, वेन्स में ऐसा कोई कॉन्ट्रेक्टाइल एक्टिविटी तो होता नहीं है, तो इस वेन्स में प्रेशर तो कम होगा ना, इसके क्योंकि वेंट्रिकल्स में जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ब्लड आपके लंग्स की तरफ जाता है, तो उसका प्रेशर, इसका जो ब्लड प्रेशर होगा ना, कह सकते हैं पल्मोनरी आर्टरी का जो ब्लड प्रेशर होगा ये ज्यादा होगा किससे बताओ, पल्मोनरी वेन से, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हो रहा है, इसके अंदर ब्लड आ रहा है ना। तो ये तो देखिए, फिर आगे देखते हैं। तो ब्लड प्रेशर इन द पल्मोनरी आर्टरी इज मोर देन दैट इन द पल्मोनरी वेन, ये बात तो सही लिखा हुआ है, लेस देन दैट इन द वेना केवा। अब आप देखिए वेना केवा ये है, देखो जो ब्लड को हार्ट में लेके आ रहा है, तो यस अगर देखा जाए तो पल्मोनरी आर्टरी का जो प्रेशर होगा ये आपके वेना केवा के प्रेशर से भी क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि वेन्स में तो प्रेशर बहुत कम हो जाता है ना, क्योंकि वेन्स तो अब अपोजिट काम कर रहा है, ये तो ब्लड को आपके हार्ट में लेके आ रहा है, और वैसे भी वेन्स में प्रेशर क्या होगा, आर्टरी से कम ही होता है, तो पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर आपके वेना केवा से क्या होगा, ज्यादा होगा। आगे चलते हैं, सेम एज दैट इन द आयोटा। अब देखिए यहां पर आप जानते हैं कि लेफ्ट वेंट्रिकल्स में जो कॉन्ट्रैक्शन है वो काफी पावरफुल होता है, तो लेफ्ट आयोटा का प्रेशर जो होगा, लेफ्ट आयोटा में जो प्रेशर होगा, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल्स में बहुत तेज कॉन्ट्रैक्शन होता है, क्योंकि उसको ब्लड पूरे हार्ट में पंप करना होता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि लेफ्ट वेंट्रिकल्स जो आयोटा का, इसके जो ब्लड फ्लो होंगे, देखो तो आयोटा का जो प्रेशर होगा ये ज्यादा होगा, कैसे बताओ, आपके पल्मोनरी आर्टरी से। और देखो मोर देन दैट इन द कैरोटिड आर्टरी। अब ये बताइए, ये जो सिस्टमिक आयोटा होता है इसी के 3 ब्रांच होते हैं, हमने पढ़ा होगा, असेंडिंग आयोटा, ब्रांच ऑफ आर्क ऑफ आयोटा कहते हैं, आर्क ऑफ आयोटा कहते हैं, और डिसेंडिंग आयोटा होता है। इसी असेंडिंग आयोटा के 2 ब्रांच होते हैं, राइट कोरोनरी आर्टरी कहते हैं और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी होता है। और आर्क ऑफ आयोटा जो होता है इसका एक ब्रांच है जिसको क्या कहते हैं, कैरोटिड आर्टरी कहा जाता है। आर्क ऑफ आयोटा के ब्रांच को क्या बोलते हैं, कैरोटिड आर्टरी कहा जाता है। तो कैरोटिड आर्टरी में तो ब्लड का सप्लाई, और ये वो आर्टरी है जो ब्लड कहां ले जाता है, आपके ब्रेन की तरफ, तो ऑब्वियस सी बात है उसमें भी ब्लड प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। कहने का मतलब ये है कि कैरोटिड आर्टरी का जो ब्लड प्रेशर होगा वो आपके पल्मोनरी आर्टरी से क्या होगा, ज्यादा होगा। तो मोर देन दैट नहीं, लेस देन दैट होना चाहिए, है ना। तो आंसर मिल गया इसका, इसका आंसर क्या हो गया बताओ, फर्स्ट। तो थोड़ा सा आप ऐसे क्वेश्चंस को अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो आप डायग्राम बनाइए और देखो कि कहां से क्या हो रहा है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल्स में सबसे पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन होता है, बिकॉज इट हैज टू पंप ब्लड टू इंटायर बॉडी पार्ट्स। तो सबसे जो पावरफुल, तेज, सबसे स्ट्रेंथफुल कॉन्ट्रैक्शन जो होता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में ही होता है, और उससे जो अयोटा आता है उसमें ब्लड का प्रेशर काफी ज्यादा होगा। ठीक है, तो ऐसे आप अकॉर्डिंगली इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट द 13th क्वेश्चन ऑफ
बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, और मैंने कहा कि इसमें टोटल मैंने 5 वीडियोस बनाए हैं। होपफुली आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं, आप किसी भी गाइड के किसी भी क्वेश्चंस में आप ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी अगर आप ये 35 क्वेश्चंस प्रॉपरली आप थॉरोली इसको अच्छे से समझ के कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू।